8वीं क्लास के छात्रों का स्वागत। सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 3, उसमें 8वीं का अध्याय चौथा नागरिक शास्त्र कानून की समझ 2। जैसा कानून की समझ इस अध्याय के हमने 2 वीडियो बनाए थे, ये दूसरा और अंतिम वीडियो है। अब देखिए, यहाँ पर जो हिंसा होती है, चाहे महिलाओं के साथ हो या अन्य और किसी के साथ हो, तो सभी को न्याय मिलना चाहिए। और यह न्यायिक प्रक्रिया के लिए अलग अलग प्रकार के कानून कैसे बनते हैं। तो जब समाज में इस तरह अन्याय होता है तो अन्याय के खिलाफ लोग अपनी लड़ाई सड़क पर आते हैं, रास्ता रोको करते हैं। इस संदर्भ में हमने अध्याय 1 में देखा। अब हमको किसी भी प्रकार का जो नए नए प्रकार के कानून लाने के लिए या बनने के लिए ये खुद जनता नहीं बना सकती, कानून तो जनता नहीं बनाती, लेकिन ये कानून बनाने के लिए हमारी संसद है। जैसा केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा, राज्यों की विधानसभा और विधान परिषद इस तरह का कानून बनाती है। कानून बनाने में संसद की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है और ये प्रक्रिया कई तरह से आगे बढ़ती है। जैसा कक्षा 7वीं में आपने देखा था कि किस तरह कानून जो है बनते हैं, कानून की एक प्रोसेस होती है, उसमें उस प्रोसेस या उस प्रक्रिया के तहत आपको चलना पड़ता है। आमतौर पर सबसे पहले समाज के विभिन्न समूह किसी खास कानून के लिए आवाज़ उठाते हैं। अब ये जब समाज की ज़रूरत होती है, जब समाज में इस तरह अन्याय होता है या कुछ कमियां होती है या न्याय नहीं मिल पाता, लोगों को संघर्ष करना पड़ता है, तो ऐसे समय पर यह समाज से उसकी गूंज या आवाज़ उठती है और उसके मुताबिक कानून बनते हैं। यह संसद की जिम्मेदारी है कि वह लोगों के सामने आ रही समस्याओं के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। जैसा कि बार बार लोग किसी समस्या के कारण आंदोलन कर रहे, रास्ता रोको कर रहे, धरने, हड़ताल, ये जो हमको संविधान ने दिए हुए अधिकार है उसका हम इस्तेमाल कर रहे, और उसके बावजूद भी हमारी सरकार यदि कानून नहीं बनाती और तो हम उसको असंवेदनशील बोलते हैं। तो ऐसे समय पर सरकार ने कानून बनाने चाहिए और ऐसे होने वाले अन्याय के खिलाफ जो है कानून के जरिए उसकी रोकथाम करनी चाहिए। घरेलू हिंसा का सवाल किस तरह संसद के सामने आया और घरेलू हिंसा की रोकथाम कानून बनाने की जो प्रक्रिया है वह क्या थी, उसके बारे में एक विधेयक के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं। अब ये घरेलू हिंसा कानून 2005 का भारत में लागू हो चुका है। जब परिवार का कोई पुरुष सदस्य, इसमें पुरुष सदस्य की बात आती है, जब घर का या परिवार का कोई पुरुष सदस्य, आमतौर पर घर की किसी औरत, आमतौर पत्नी के साथ वह मारपीट करता है। अब इस कानून के अंदर यह बताया कि ज़्यादातर ये घरेलू यानी डोमेस्टिक वायलेंस है और घर में पति अपने पत्नी को पीटता है, मारता है, भावनात्मक चोट पहुंचाता है, तो आमतौर पर पत्नी के साथ मारपीट करता है। इस तरह की घटना अक्सर अपने जब हम समाज में रहते हैं, हमारे आसपास लोग अन्य रहते हैं या घर परिवार के लोग रहते हैं, हमारे गली मोहल्ले में इस तरह की घटना आपको सुनाई देती है। मारपीट करता है, उसे चोट पहुंचाता है या मारपीट अथवा चोट की धमकी देता है, तो उसे हम घरेलू हिंसा कह सकते हैं। अभी आप देखिए, अक्सर मारपीट होती है या कोई नुकसान पहुंचाता है, चोट पहुंचाता है या चोट की आगे चलकर धमकी देता है, तो ये डोमेस्टिक वायलेंस या घरेलू हिंसा के अंदर आता है। औरतों के नुकसान शारीरिक मारपीट या भावनात्मक शोषण के कारण पहुंच सकते हैं। कई बार महिलाओं को शारीरिक मारपीट, उनको लकड़ी से मारना या अन्य, इसके अलावा भावनात्मक शोषण, उनको धमकी देना, इमोशनली टॉर्चर करना, तो इस तरह का ये आपका घरेलू डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर आता है। यह शोषण मौखिक या यौन या फिर आर्थिक शोषण भी हो सकता है। अब यह यौन शोषण और मौखिक रूप से गाली गलौज करना, यह मौखिक शोषण के अंदर आता है। इसके अलावा उसको आर्थिक शोषण, जैसा कि पति पत्नी है, झगड़ा होता है, झगड़ा इसलिए होता है आप अपने माँ बाप के घर से मुझे स्कूटर दे दो, मुझे मोटरसाइकिल दे दो,
या मुझे एक 50,000 दे दो, 1 लाख रुपए दे दो, इस तरह की आर्थिक जो डिमांड है पति अक्सर अपनी पत्नी के पास करता है, तो उसको हम आर्थिक उसको शोषण कह सकते हैं। और इस तरह के समाज में हमको उदाहरण देखने को मिलते हैं। घरेलू हिंसा कानून 2005 में महिलाओं के सुरक्षा की परिभाषा यानी घरेलू शब्द की समझ की ओर अधिक व्यापक बना दिया है। अब ऐसी महिलाएं भी घरेलू दायरे का हिस्सा मानी जाएगी जो हिंसा करने वाले पुरुष के साथ एक ही मकान में रहते हो रह चुकी है। अभी इसमें हो सकता है कि उस मर्द अथवा पुरुष की पत्नी हो सकती है, माँ हो सकती है, बहन हो सकती है, या और अन्य कोई भी महिला, तो इन सभी को इसके दायरे में लाया गया है। तो इस तरह का जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है इसको हमने रोकना चाहिए, हम लोगों ने आगे आना चाहिए। ये हमारी सभी की जिम्मेदारी। यदि आपके आसपास अगल बगल में ऐसी कोई घटना होती है तो आप उस घटनाओं को आप रोकिए। उससे क्या होगा कि समाज में जो इस तरह का वायलेंस है वो नहीं होगा और उस पर रोकथाम लग सकती है। अब ये घरेलू हिंसा कानून बनने की प्रक्रिया एक उदाहरण के तौर पर यहाँ पर एक दिया गया केस स्टडी है। अभी आप यह देखिए, एक न्यूज़पेपर दिखाया है। अब उसकी प्रोसेस जो है, कोई कानून आपका तुरंत कल परसों कोई समस्या खड़ी हो गई और तुरंत आपका कानून बना, ऐसा नहीं होता है। तो उसके लिए आपके कुछ कई समय बीतता है और उसके बाद समाज से ही उसकी आवाज़ उठती है कि अब समाज के अंदर ये जो समस्या है यह काफ़ी उसका जाल बिछ चुका है और उसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। अक्टूबर 2006, अरे साजिया, आज का अखबार तुमने पढ़ा? अब ये साजिया है और ये कुसुम है। ये महिलाओं के लिए कितनी बड़ी बात है ना। अब ये दोनों महिला काफ़ी चर्चा कर रही है। महिलाओं के कई जो मुद्दे आते हैं तो उसमें ये महिलाओं के कुछ नेता हैं, उनकी समस्याओं का वह समाधान करती थी। ये दोनों कुसुम और शाजिया बड़ी खुश हुई है और वो कह रही है कि आज ये पेपर समाचार पत्र में आया है कि महिलाओं के लिए कुछ कानून बनने वाला है। महिलाओं के लिए क्यों? हिंसा मुक्त परिवार तो सबके लिए अच्छे है, क्यों केवल महिलाओं को ही क्यों इस तरह का डोमेस्टिक वायलेंस की बात है? महिलाओं के अलावा अन्य भी, उसमें कोई भी हो सकता है। परिवार का कोई भी सदस्य, ये कभी कभी उसके साथ हिंसा हो सकती है, तो हर कोई व्यक्ति परिवार का हिंसा मुक्त होना चाहिए, केवल महिला ही नहीं है, ऐसा यह साजिया कह रही है। देखो ना कुसुम, इस कानून को बनने के लिए कितना वक्त लग गया, बल्कि पहले तो हमें इस कानून की ज़रूरत ही साबित नहीं करनी पड़ी। अब यह कुसुम कह रहे हैं, कुसुम और साजिया एक महिला संगठन की सदस्य है और उन्हें इस सफ़र की ओर एक कड़ी याद है। अब यह साजिया और कुसुम के पास कई सारी औरतें घरेलू हिंसा के शिकार बनी हुई आती हैं और ये बड़ी खुश हो गई कि सरकार ने कम से कम, जो ये महिला संगठन के सदस्य है, तो कम से कम सरकार अब जो है उनको ये मालूम होगा इस तरह का कानून बनाने के लिए, जो महिलाओं को प्रोटेक्शन देने के लिए वो जो कानून नया बन रहा है, आ रहा है, तो काफ़ी ये अच्छी बात है। अप्रैल 1991 दफ्तर में एक दिन। जैसा अप्रैल 1991 दफ्तर का एक आम दिन, मुझे सलाह चाहिए, मेरा आदमी मुझे पीटता है। मैंने अभी तक किसी से ये बात नहीं कही है। जैसा कि आपको मालूम है, हर एक के परिवार में होता है, पति काफ़ी पत्नी को तकलीफ देता है, मारता है, भावनिक और शारीरिक और आर्थिक रूप से काफ़ी शोषण करता है। उसके बावजूद भी महिला अपने घर की बात बाहर दूसरे समाज के लोगों को नहीं बताना चाहती, क्योंकि अपनी घर की इज्जत अपने घर में वो रखना चाहती है। लेकिन यदि बार बार यदि इस तरह पति पीटता रहेगा, भावनात्मक और आर्थिक दृष्टि से तकलीफ देगा, तो उसके बाद वो महिला आखिरी क्या करेगी? तो यह महिला जो है इस तरह, यह महिला जो कुछ कुर्ती समिति या महिलाओं की समस्याओं का समाधान करने के लिए कोई ऑफिस है, वहाँ पर वो आई और चर्चा कर रही है। मैंने अभी तक किसी से ये बात नहीं बताई, मुझे बड़ी शर्म आती है, पर अब बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन मेरे पास कोई चारा भी नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ। अब ये जो महिला है, यह महिला संगठन के सदस्यों को यह महिला कह रही है। अब उसके बाद दूसरी महिला अपनी समस्या उनको बता रही है। अब यहाँ पर उनका पति उनको पीटता है, आदमी यानी उसका पति, जैसा इस महिला का।
और ये दूसरी जो औरत है, मेरा बेटा और बहू मुझे बहुत बुरा बर्ताव करते हैं। अब ये बुजुर्ग औरत आप देखिएगा, ये बुजुर्ग औरत को उसका बेटा और बहुत तकलीफ देती है। मतलब एक प्रकार की वो हिंसा ही है, चाहे वह भावनात्मक हो या दूसरी कहीं आर्थिक रूप से हो। बहुत भला बुरा कहते हैं। मैं अपने, मतलब ये मौखिक प्रकार की हिंसा है, मैं अपने बैंक खातों का भी इस्तेमाल नहीं कर सकती, वे चाहे तो मुझे घर से भी बाहर निकाल सकते हैं। मतलब ये दो तरह से ये बेटा और बहू इस महिला को तकलीफ दे रहे हैं कि वो बैंक से पैसा भी निकालने नहीं दे रहे हैं, और दूसरा वो उनके साथ जो बर्ताव है, व्यवहार, वो ठीक ठाक नहीं कर रहे हैं। अब वो खाना भी नहीं दे रहे, या उनको गाली गलौज कर रहे, या उनसे बात नहीं कर रहे। वो समस्या वो अलग अलग प्रकार की हो सकती है। मैं पुलिस के पास नहीं जाना चाहती, मैं तो बस यह चाहती हूँ कि मारपीट बंद हो जाए। कोई भी महिला यह नहीं चाहती कि मैं पुलिस स्टेशन चले जाऊँ और उसके खिलाफ एफआईआर करूँ, कोई भी नहीं चाहता, क्योंकि अपने घर की बात होती है। अधिक ये कह रहे कि मेरी केवल जो है मारपीट बंद हो। अब ये दूसरी जो महिला कह रही है, मैं बस यह चाहती हूँ कि मुझे मेरे घर से ना निकाला जाए। अब उनको, ये बुजुर्ग महिला को अपना बेटा और बहू की डर है कि मुझे घर के बाहर। अब देखिए कैसे अलग अलग प्रकार के मसले सामने आते हैं, लेकिन ये सभी प्रकार के मसले ये घरेलू हिंसा के संबंध में है। बदकिस्मती से मौजूदा कानून फौजदारी कानून है। अब ये फौजदारी और दीवानी दो प्रकार के कानून होते हैं, तो उसमें ये दोनों रास्ते मुमकिन नहीं हैं। अभी उसके बाद आप देखिए, विभिन्न मंचों द्वारा कानून बनाने की मांग होती है। जब समाज के अंदर इस तरह हर कोई हिंसा का शिकार होता है, घरेलू झगड़े होते, मारपीट होते और बहुत सारी ऐसी घटना घटती, तब समाज के द्वारा ऐसी एक आवाज़ उठती है कि यह कानून बने। 1990 के दशक में विभिन्न मंचों से एक नए कानून बनाने की मांग उठती है। अभी आप ये दूसरी, आप एक ये देखिए चित्रकथा में, हमने कई महिलाओं की अब बीती सुनी है। हमने देखा है कि महिला मारपीट से बचाव चाहती है और वे अपने मकान में ही रहना चाहती है। कई बार उसके सिर पर थोड़ी सी राहत की दरकार होती है। इस मुद्दे से निपटने के लिए एक नया नागरिक कानून होना चाहिए। फौजदारी कानून और दूसरा, तो फौजदारी कानून के अंदर क्या है, सीधा उठा के उनको जेल में डाल देंगे। फिर वो जेल में कुछ दिन जब रहेगा तो क्या वो अपनी पति या माँ और या अन्य घर परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा व्यवहार कर सकता है? क्या नहीं कर सकता। इसलिए उनकी तकलीफ होनी बंद होनी जरूरी है। अब यहाँ पर आप जन सुनवाई देख सकते हैं। अब यहाँ पर 1999 में वकीलों, कानून के विद्यार्थियों और समाज वैज्ञानिकों के संगठन लॉयर्स कलेक्टिव ने राष्ट्रव्यापी चर्चा के बाद जो घरेलू हिंसा या रोकथाम या सुरक्षा विधेयक का मसौदा तैयार किया है। उसका पहला मसौदा तैयार होता है, जो उसके अलग अलग नियम कानून के उसके धाराएं बनती है। इस विधेयक को बहुत सारे लोगों ने पढ़ाया है, समाज के बहुत सारे लोगों ने उसको पढ़ा है। अभी आप देखिए, ये काफ़ी डिस्कशन चर्चा चल रही है। घरेलू हिंसा की परिभाषा में शारीरिक, आर्थिक, यौन और मौखिक या भावनात्मक दुर्व्यवहार को भी शामिल किया जाना चाहिए। अक्सर कई घरों में आपको जो घर का पुरुष या पति अपने पत्नी को शारीरिक, आर्थिक, यौन, मौखिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार करता है, और एक तरह से कई बार वो पीटता भी नहीं लेकिन गाली देता है, कई बार बात नहीं करता है, कई बार अपने माँ बाप से पैसे लाने के लिए कहता है, तो यह सभी प्रकार की ये डोमेस्टिक वायलेंस या घरेलू हिंसा है। साझा घरेलू दायरे में रहने वाली किसी भी महिला को इस कानून के तहत रखा जाना चाहिए। जो एक परिवार एक घर में रहते हैं, उन्हें साझा मकान में बेदखली से बचाना चाहिए, नहीं तो कई बार उसको घर के बाहर निकाला जाता है। और उनको आर्थिक मदद का भी ख्याल होना चाहिए, क्योंकि वो जो महिला घर के बाहर आपको निकाल देंगे, रहने के लिए कहा जाएगी, उसका घर खर्चा कैसा चलेगा। अब ये विधेयक पेश होता है। विचार विमर्श के लिए अलग अलग संस्थानों के साथ बैठक की गई। महिला आंदोलन घरेलू हिंसा पर एक नया कानून चाहता है। सरकार को यह प्रस्ताव जल्दी से जल्दी संसद में पेश करना चाहिए। अब ये जो है ये संवाददाता सम्मेलन उन्होंने बुलाया है और उसमें चर्चा कर रही है। आखिरकार 2002 में ये विधेयक संसद में पेश किया गया। अब इसमें इस विधेयक ने कोई भी वो बात नहीं, इस मतलब जो उसमें जो समस्या थी वो बात नहीं है जो हमने उसमें जो सुझाव दिया था, जो कुसुम और शाजिया कह रही है।
अभी हमें विधेयक के इस रूप का विरोध करना चाहिए। दूसरी जो है सदस्य, उसमें चलो संवाददाता सम्मेलन बुलाते हैं, साथ ही कंप्यूटर पर एक ऑनलाइन याचिका भी शुरू कर देते, ताकि इंटरनेट पर लोग अपनी तुरंत इस घरेलू हिंसा के बारे में अपनी राय दे देंगे। महिला संगठनों और राष्ट्रीय महिला आयोग का संसदीय स्थायी समिति को सुझाव, क्योंकि अलग अलग संगठनों के जरिए जो सुझाव मिलता है और उसके जरिए जो बिल बनता है उस मसौदे के अंदर उसको शामिल कर सकते हैं। कई महिला संगठनों और राष्ट्रीय महिला आयोग ने संसदीय स्थायी समिति को अपना सुझाव दे दिया है। संसदीय स्थायी समिति ने माननीय सदस्यगण वर्तमान विधेयक को बदलना जरूरी है, क्योंकि जो घरेलू हिंसा की प्रस्तावित परिभाषा से वो सहमत नहीं है। आज जो इन कानून में बच्चों की अस्थायी कस्टडी का भी इसमें इंतजाम नहीं होना चाहिए, मतलब इंतजाम होना चाहिए। दिसंबर 2002 में स्थायी समिति ने अपनी सिफारिशों राज्यसभा को सौंप दी, जो हमारा उच्च सदन है। इन सिफारिशों को लोकसभा में भी पेश किया गया, क्योंकि कोई भी किसी प्रकार का विधेयक पास होने के लिए वह आपका भले राज्यसभा में पहले चला जाए या लोकसभा में चले जाए, केवल आपका अर्थ विधेयक पहला लोकसभा के अंदर रखना जरूरी होता है। लेकिन किसी भी प्रकार का विधेयक आपका बिल में, कायदे में, कानून में पारित होने के लिए आपको राज्यसभा और लोकसभा की मंजूरी होनी आवश्यक होती है। 2005 में संसद के सामने एक नया विधेयक पेश किया गया और दोनों सदनों के पास स्वीकृति के लिए भेज दिया गया। 2006 में घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून आज ये लागू है। अभी आप यहाँ देखिए, अक्टूबर 2006 में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान ये नया कानून क्या है पूछ रहे। ये पहला कानून है जिसमें महिलाओं के हिंसा मुक्त परिवार के अधिकार को मान्यता दी गई है और घरेलू हिंसा की एक व्यापक परिभाषा की गई है, जैसा कि महिलाओं की सुरक्षा के संबंध में हो, उसके आर्थिक मदद के बारे में हो। जैसा आप देखिए, एक दीवानी कानून है जो करोड़ों महिलाओं को राहत प्रदान करेगा। बहुत सारी जो उसकी माँओं, पत्नियों, बेटियों और बहनों को अपने घरों में हिंसा से उनको राहत मिलेगी, निजात मिलेगी। तो इस तरह इस कानून के बारे में उनकी चर्चा होती है। अभी आप उसके बाद आप देखिए कि ये जो कानून है, कानून के महत्व पर चर्चा करते हुए अभी आप देखिए, कानून में ये कानून एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। यह कानून एक साझे मकान में रहने के महिलाओं के अधिकार को मान्यता देता है। मतलब आप एक ही मकान के अंदर पति पत्नी रह सकते हैं और वह महिलाओं का अधिकार है। महिलाओं की किसी भी तरह के हिंसा के खिलाफ सुरक्षा का आदेश उनको प्राप्त कर सकती है। यदि ऐसा महिला को लगता है कि उसकी सुरक्षा, मतलब उसके अपने पत्नी से, पुरुषों से अन्य उसको डर है, तो अपना सुरक्षा का आदेश वह प्राप्त कर सकती है। और इतना ही नहीं, महिलाओं अपने इलाज और अन्य खर्चों के लिए आर्थिक सहायता भी वो प्राप्त कर सकती है। तो ये प्रावधान उसके अंदर है। अभी आप देख सकते हैं ये चर्चा। अब एक और लंबा सफर शुरू होता है। अब हाँ, हमने इस बात का भी ख्याल रखा है कि इस कानून में जिन बातों का वादा किया गया है उन्हें सचमुच लागू किया जाए। हमें सब तरफ नज़र रखनी चाहिए कि क्या वाकई इस कानून को अच्छी तरह से समाज में लागू हो रहा है, क्रियान्वयन हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या वाकई अभी भी अन्याय हो रहा है। हमने सब तरफ नज़र रखनी होगी और इसे महिलाओं, पुलिस, न्यायपालिका सभी को इस कानून को शिक्षित करना ज़रूरी है। तो कई बार आपको मालूम है कानून तो बनता है, लेकिन आम जनता को इस कानून के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। अभी आप देखिए, ये घरेलू हिंसा से आप क्या समझते हैं। हिंसा की शिकार महिलाओं को नए कानून में कौन से अधिकार मिले हैं। अभी आप देखिए, जब परिवार का कोई सदस्य, जैसा कि जब परिवार का कोई सदस्य, पुरुष, पति घर की किसी औरत, पत्नी के साथ मारपीट करता है, उसे चोट पहुंचाता है या मारपीट अथवा चोट की धमकी देता है, तो उसको हम घरेलू हिंसा कहते हैं। अब बोलेंगे इसमें क्या महिलाओं को अधिकार मिला है। जैसा कि एक साझे मकान में रहने के लिए महिलाओं को मान्यता उसमें मिली है।
महिला किसी भी तरह की हिंसा के खिलाफ सुरक्षा का आदेश प्राप्त कर सकती है और इसके अलावा अपने इलाज और खर्चे की आर्थिक सहायता के लिए उसको मदद मिल सकती है, आर्थिक सहायता प्राप्त हो सकती है। अब इसमें दूसरा आप देखेंगे कि क्या आप एक ऐसी प्रक्रिया बता सकते हैं जिसका इस्तेमाल इस कानून की ज़रूरत के बारे में लोगों को अवगत कराने के लिए। तो उसमें जो है महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं होनी चाहिए और हमने इस कानून का ज़्यादा से ज़्यादा जागृति लाने के लिए टीवी डिबेट, अखबार या समाचार पत्र, इनके ज़रिए लोगों को जागरूक करना भी ज़रूरी है। अभी आप देखिए इक्वल रिलेशन वायलेंस फ्री। अब इसमें जिन औरतों के साथ हिंसा दुराचार होता है उन्हें आमतौर पर पीड़ित माना जाता है। मतलब जिस महिला के साथ अत्याचार उसके पति अथवा अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा होता है तो उसको पीड़ित माना जाता है। इन हालात में उभरने के लिए औरतें तरह तरह से संघर्ष करती है, कोर्ट में जाती है या किसी अन्य महिला संगठन के पास चली जाती है, महिला आयोग में जाती है, लेकिन अपनी कोशिश करती है। इसलिए उन्हें पीड़ित या की बजाय उनको सर्वाइवर कहना ज़्यादा बेहतर है। इसे अंग्रेजी में, ये अंग्रेजी शब्द का अर्थ है जो बचा रहे। तो इसी तरह आप देख सकते हैं कि महिलाओं के साथ अन्याय होता है। अब ये कानून बनाने की भूमिका, नागरिकों की भूमिका क्या है, मतलब कानून जो बनाने के लिए उसमें आम पब्लिक की भूमिका क्या होती है। जैसा कि आपने अभी घरेलू हिंसा का उदाहरण देखा, नागरिकों की भूमिका जो है कानून बनाने में कितनी अहम होती है। वे जनता की चिंताओं को कानून के दायरे में लाने के लिए संसद की मदद कर सकते हैं। जैसा अलग अलग एक घरेलू हिंसा कानून के बारे में आपने देखा, अलग अलग महिला संगठन जैसा कि वकील या जो अन्य कानून के छात्र, समाज के जो पीड़ित, जो महिला, तो जिनके साथ इस तरह का अन्याय हुआ उनके उदाहरणों को सामने रखकर या जनता की चिंताओं के कानून के दायरे में लाने के लिए वो उन लोगों की मदद उन्होंने की। और जब मसूदा तैयार हुआ, आपकी स्थायी समिति के पास गया, तो उन्होंने जिनके जिनके साथ इस तरह के समाज में अन्याय हुए उन उदाहरणों को भी उन्होंने सामने देखा और यह कानून को ज़्यादातर न्याय के लिए यह कानून कैसा महिलाओं को सुरक्षा, आर्थिक, भावनिक और इमोशनल, आर्थिक दृष्टि से उनको संरक्षण मिले, उसका विचार करना ज़रूरी है और होता है। क्योंकि इस तरह का कानून यदि बनते तो महिलाओं के साथ अत्याचार करने की किसी की हिम्मत नहीं होगी, इवन साझा परिवार में उनके पत्नी की भी। इस प्रक्रिया के हर चरण में नागरिकों की आवाज़ बहुत महत्वपूर्ण होती है। अभी आवाज़ टीवी रिपोर्टों, अखबार के संपादकियों, रेडियो प्रसारणों और आम सभाओं के जरिए सुनी और व्यक्त की जा सकती है। आपने अक्सर देखा होगा जो पेपर में, समाचार पत्र, टीवी डिबेट में महिलाओं के साथ या अन्य किसी के साथ जब अन्याय होता है तो उस पर हम कानूनी जो दावपेच या कानूनी उस पर क्या महत्वपूर्ण चीज़ें उनके लिए सुरक्षा के संबंध में है, उस पर भी चर्चा होती है। तो हमने इस तरह के जो संचार माध्यम है उनके द्वारा हमने जानकारी हासिल करना बहुत ज़रूरी है। इन सारे संचार माध्यमों के जरिए संसद का काम ठोस और पारदर्शी तरीके से जनता के सामने आ जाता है। मतलब जो भी सरकार कानून बनाती है तो उसके एक एक अनुच्छेद जो होते हैं वह काफ़ी लोगों के लिए, जनता के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। और जो भी सरकार काम करती है, जो संचार माध्यमों के जरिए जनता तक वो बात पहुंच जाती है। और यदि वो बात कानून के उस मसौदे के अंदर नहीं है तो जनता उसके खिलाफ आवाज़ उठाती है और जनता आगे यदि सचेत रहती है, जागरूक होती है, अपनी हिस्सेदारी दिखाती है समाज के प्रति, तो लोकतंत्र भी मजबूत होगा और साथ में जिनके साथ अन्याय हो रहा है वह अन्याय भी खत्म होगा। अभी आप देखिए कई बार अलोकप्रिय और विवादास्पद कानून बनते हैं। कई बार संसद एक ऐसा कानून पारित कर देती है जो बेहद अलोकप्रिय साबित होता है। कई लोगों के लिए ऐसा लगता है, इस तरह के कई कानून भी आपने सुने हैं कि जो अलोकप्रिय लोगों के लिए होते हैं तो उसके खिलाफ लोग आवाज़ उठाते हैं। ऐसा कानून संवैधानिक रूप से वैध होने के कारण कानून सही हो सकता है। क्योंकि संवैधानिक रूप से वैध कैसा? क्योंकि भारत के लोकसभा, राज्यसभा या फिर राष्ट्रपति के स्वाक्षरी होने के बाद वह आपका संवैधानिक रूप से वह कानून का रूप ग्रहण कर चुका है, तो उसको आपको कानून मानना पड़ेगा। लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि वह कानून बहुत ही अलोकप्रिय होता है, विवादास्पद होता है, तो ऐसे समय पर लोग सड़क पर आते हैं।
फिर भी वह लोगों को रास नहीं आता, क्योंकि उन्हें लगता है कि उसके पीछे नीयत सही नहीं है। इसलिए लोग उसकी आलोचना करते हैं और उसके खिलाफ जनसभाएं करते हैं, और अखबारों में लिख सकते हैं, टीवी चैनलों में रिपोर्ट भेज सकते हैं। हमारे जैसे लोकतंत्र में आम नागरिक संसद द्वारा बनाए जाने वाली दमनकारी कानून के बारे में अपनी असहमति व्यक्त कर सकते हैं। जैसा कि भारत के आज़ादी के पहले हमने इसी अध्याय में भाग 1 में देखा कि अंग्रेजों ने जो कानून बनाए थे वह काफ़ी दमनकारी कानून थे। वह भारतीय लोगों की किसी भी राय मशवरे के बगैर भारतीयों पर इन कानूनों को लागू किया जाता था। जैसा किसी व्यक्ति ने सरकार के खिलाफ कोई बात बोली तो उसका बिना मुकदमा चलाए ऐसे व्यक्ति को सीधा गिरफ्तार किया जाता था। जैसा कि जालियांवाला बाग में आपने देखा, 13 अप्रैल 1919 को लोगों ने जो शांतप्रिय तरीके से वह सभा ले रहे थे, लेकिन उसके ऊपर जनरल डायर ने कैसे गोलियां मारी और उसमें कई सारे लोग, निरपराध लोग उसमें मारे गए। क्योंकि ये जनता का अधिकार है, कोई अलोकप्रिय और विवादास्पद कानून बनता है तो अपनी असहमति वो व्यक्त कर सकते हैं। ये लोकतंत्र में लोकशाही का एक हिस्सा है। जब बहुत सारे लोग यह मानने लगते हैं कि गलत कानून पारित हो गया है तो संसद के ऊपर भी उस कानून पर दोबारा विचार करने के लिए दबाव आता है, प्रेशर पड़ता है। अब यदि विवादास्पद कानून है और न्यायालय में शरण जा सकता है। जैसा कि आप उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं, न्यायपालिका की सीमाओं के भीतर जगह के इस्तेमाल से संबंधित विभिन्न नगर पालिका कानूनों में पटरी पर दुकान लगाने और फेरी लगाने को गैर कानूनी घोषित कर दिया है। अक्सर आप लोग देखते हैं शहरों में काफ़ी भीड़ भाड़ होती है और लोग सड़क पर ही अपने जो हथगाड़ी है और या पटरी पर ही अपनी दुकान शुरू करते हैं और या फेरी वाले खड़े रहते हैं। तो यह नगर पालिका ने उसको गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है। अब इसमें कोई संदेह के नहीं है कि सार्वजनिक स्थानों पर साफ सुथरा खुला रखना, ये खुले रखने के लिए कुछ कानून जरूरी है, तभी लोग आसानी से फुटपाथ पर चल पाएंगे। जब आपका चलने का आने जाने का रास्ता बीच में लोगों ने अपने रेवड़ी पटरी वाले हैं वहीं पर अपनी हथगाड़ी लगा दी, वहीं पर उन्होंने दुकान डाला, तो आने जाने वाले लोग कैसे जाएंगे आएंगे, और वहाँ पर दूसरी गंदगी भी होगी। या थोड़ा सा खुला भी होना चाहिए। लेकिन हम इस बात की ओर नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि पटरी वाले एवं फेरी वाले किसी भी बड़े शहर में रहने वाले लाखों लोगों की जरूरी चीज़ें और सेवाएं बहुत सस्ती कीमत पर आपको कुशलतापूर्वक देते हैं। इसी से उनकी रोजी रोटी भी चलती है। ये जीवन के अधिकार में आता है। लिहाजा अगर कानूनन किसी एक समूह की हिमायत करता है, मतलब कानूनी हिमायत किसकी कर रहा है, जैसा कि रेवड़ी पटरी वाले गाड़ी सड़क पर लगा रहे, आने जाने वाले लोगों को तकलीफ हो रही, तो एक तरह से वो सभी समाज के लोगों के लिए हो ये कानूनन जय सरकार ने किया है कि चलो आने जाने का रास्ता होना चाहिए खुला, तो वो उनकी हिमायत कर रहा है। बात वो सही भी होना भी चाहिए। लेकिन दूसरी ओर जो रेवड़ी पटरी वाले हैं उनकी उपेक्षा भी हो सकती है और इससे विवाद खड़ा होगा, टकराव की स्थिति पैदा होगी। जो लोग सोचते हैं कि संबंधित कानून सही नहीं है, तो कानून संविधान के विरुद्ध है, तो उसमें संशोधन वो कर सकती है। यदि कानून जो बनाया गया है ऐसा लगता है कि वो संविधान की विरुद्ध, तो उसमें आप संशोधन या उसमें आप अमेंडमेंट कर सकते हैं। अब वो इस मुद्दे पर फैसले के लिए अदालत में शरण आप जा सकते हैं, लेकिन आपको कोई किसी तोड़फोड़ का या किसी इसका आपका अधिकार नहीं है। यदि अदालत को ऐसा लगता है कि वह कानूनन संविधान के विरुद्ध है, तो वह उसमें संशोधन कर सकती है या उसे रद्द भी कर सकती है। जैसा कि अरेस्ट अस गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स, तो कोई उनका इश्यू है इसलिए वो सड़क पर आए हैं। अब यह देख सकते हैं आप, एक सप्ताह के अखबार या टेलीविज़न आप पढ़िए और उसमें कोई सरकार ने लोकप्रिय कानून है जिसका भारत या कई और उसका विरोध हो रहा है, तो इस तरह की जानकारी आप हासिल कर सकते हैं। अभी आप देखिएगा कई बार इस तरह के कानून या जब समाज के अंदर अन्याय होता है, ऐसे समय पर लोगों को आगे आना पड़ता है और ऐसे उदाहरण अपने समाज में भी देखे होंगे। जैसा कक्षा 7वीं क्लास में भी आपने देखा है, जैसा कि भारतीय राष्ट्रवादी, अभी हमने इस अध्याय में भी देखा, भारतीय राष्ट्रवादी खेमों
अंग्रेजों द्वारा थोपे जा रहे मनमाने और दमनकारी कानूनों का विरोध व उनकी आलोचना करता था। इसके बारे में आपने देखा है। और इसलिए में हमें ऐसे बात बहुत सारे लोग समुदाय समाज में दिखाई देते हैं जिन्होंने अन्यायपूर्ण कानूनों को विरोध या कानूनों को खत्म करने के लिए संघर्ष किया है। जैसा अभी आपने 7वीं क्लास के अंदर आपने देखा, जैसा रोजा पार्क्स नामक अफ्रीकी अमेरिकी महिला ने 1 दिसंबर 1955 को एक श्वेत व्यक्ति के लिए बस में अपना सीट देने से इनकार किया था। वह कहानी आपको याद होगी। तो इसका विरोध रोजा पार्क्स ने, उस कानून का विरोध वो कर रही थी जो सभी सार्वजनिक स्थानों पर श्वेत नागरिक और अफ्रीकी नागरिकों के लिए अलग अलग दायरे में था। जैसा श्वेतों के लिए अलग अस्पताल, अश्वेतों के लिए अलग अस्पताल, उनके घूमने फिरने की जगह अलग, उनके स्कूल अलग, उनका रहने के जगह उनकी अलग, ये सब कुछ अलग अलग था। यहाँ तक कि सड़कों पर भी दोनों समुदाय के लोग अलग अलग होते थे। रोजा पार्क्स का ये इनका एक ऐतिहासिक घटना थी। इसी के बाद वह नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू हुआ और जिसके फलस्वरूप 1964 में एक नागरिक अधिकार कानून, वहाँ पर सिविल राइट मूवमेंट, ये कानून पारित किया गया। और इस कानून के जरिए संयुक्त राज्य अमेरिका में नस्ल, धर्म और राष्ट्रीयता को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। जैसा कि आपको रोजा पार्क्स का चित्र भी आपको मालूम है। और इस तरह की जो एक घटना ने वहाँ पर सिविल राइट मूवमेंट चला और जाति, धर्म और राष्ट्रीयता के आधार पर आज संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में आज आपका धर्म, जाति और नस्ल, इसमें आप भेदभाव नहीं कर सकते और उसको गैर कानूनी घोषित कर दिया है। तो इसी तरह लोगों की जो भागीदारी होनी बहुत सक्रिय है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नागरिक के रूप में हमारी भूमिका प्रतिनिधियों के साथ खत्म नहीं होती। जैसा हम अपने लोकतंत्र के क्या बोलते हैं, अपने लोकसभा का अथवा विधानसभा का चुनाव हो गया, हमने अपने प्रतिनिधियों को चुनकर दिया, अभी हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई, ऐसा नहीं चलता। लोगों की हिस्सेदारी और भूमिका हर मुद्दे पर सक्रिय होनी चाहिए, लोगों की भागीदारी बढ़नी चाहिए। इसके बाद हम अखबारों और अन्य संचार माध्यमों के जरिए इस बात पर नज़र रखते हैं कि संसद में क्या हो रहा है या हमारे सांसद सदस्य क्या कर रहे हैं। अगर हमें लगता है कि वे सही काम नहीं कर रहे तो हमने उनकी आलोचना करना चाहिए और हम लोग आलोचना करते भी हैं कि देखिए ये हमारा आमदार कुछ नहीं कर रहा, खासदार कुछ नहीं कर रहा, ये राजनीतिक पार्टी कुछ नहीं कर रही, वह सरकार कुछ नहीं कर रही। क्योंकि हमारी जन भागीदारी और दूसरी हमारी हिस्सेदारी अधिकतर होनी चाहिए। इस प्रकार हमें इस बात को भी सदा ध्यान में रखना चाहिए कि लोगों की जितनी हिस्सेदारी होगी, जितना उत्साह होगा, जितने लोग इस लोकतंत्र के इसमें जुड़ेंगे, उतना ही संसद को अपना काम सही ढंग से करने में मदद होगी और लोगों के साथ अन्याय नहीं होगा और किसी भी प्रकार का अन्याय, अत्याचार नहीं होगा और क्या बोलते हैं, सही मायने में अखबार देखा जाए तो आपका लोकतंत्र एक सफलदायी होगा। तो इसी तरह आपका ये अध्याय समाप्त होता है। सभी को नमस्कार, धन्यवाद।